हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2025 के लिए सीएसबीसी का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार पुलिस ड्राइवर 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस ड्राइवर 2025 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर 2025 के लिए सीएसबीसी का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है सीएसबीसी कंडक्ट करवाएगी, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सीएसबीसी के द्वारा प्रीवियस ईयर में जितना भी एग्ज़ाम कराया गया है, चाहे वह बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, बिहार पुलिस फायरमैन का हो, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का हो या फिर बिहार पुलिस ड्राइवर का हो, एक बार आप एक नज़र सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट भी होते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि सारा प्रीवियस ईयर आपको मैं सब्जेक्ट वाइज करवा दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। बिहार पुलिस ड्राइवर के एग्जाम में प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। आप निश्चिंत होकर के धैर्यपूर्वक तैयारी करिए, ठीक है ना। और डेली पढ़ाई करना आपको, ऐसा नहीं कि एक दो दिन बहुत सीरियस पढ़ें, बीच में 3-4 दिन छोड़ दिए फिर पढ़ना प्रारंभ किए, तो इस प्रकार से तैयारी नहीं की जाती है। थोड़ा ही पढ़िए बट कंटिन्यूटी रहना चाहिए उसमें। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत तत्कालीन बिहार के देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से हुई थी। अब ये जो है आपको पता है देवघर झारखंड में पड़ता है, बट उस समय जो है ये बिहार में ही आता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो ये डेट सहित आपको याद रखना है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, तो ये डेट भी आप साथ साथ याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह, तो कमल और रोटी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, तीसरा प्रश्न है कि कालाशोक कौन से वंश के थे। कालाशोक, तो देखिए कालाशोक जो थे ना, ये कौन से वंश के थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिशुनाग वंश से, ठीक है ना, शिशुनाग वंश के थे। अच्छा, शिशुनाग वंश की अगर हम बात करते हैं तो हर्यंक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश ने शासन किया था, ठीक है ना। और इसी शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक थे। और कालाशोक के समय में ही आपको याद होगा कि दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन जो है वैशाली में किया गया था, ठीक है। तो साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न है कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलुगु, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलुगु, ठीक है। अच्छा, अगर वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि भाषा का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि जीन की खोज किसने किया था। ये साइंस का क्वेश्चन है। तो देखिए, जीन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोहानसन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे और आप सभी लोग ईमानदारी से अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि कितना स्कोर आप कर पाते हैं इस पेपर में। देखिए, पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पावापुरी जो है ये नालंदा में है। कहाँ पर है, नालंदा में है। और ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पावापुरी में वर्धमान महावीर ने अंतिम उपदेश दिया था और यहीं पर इनको निर्वाण प्राप्त हुई थी, यानी कि मृत्यु हुई थी, ठीक है।
तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नालंदा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, और मैंने 2021 का बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रीवियस ईयर पेपर कराया हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, आखिरी बार यही पेपर लिया गया था। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। प्रथम श्रम मंत्री जो थे ये जगजीवन राम थे। तो ये मैं बिहार से संबंधित व्यक्तित्व का मैंने बताया हुआ है, तो ये प्रश्न बनता है, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रतौंधी जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप सभी जानते हैं कि रतौंधी जो होता है ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, ठीक है। अच्छा, विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है ना, स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स होता है। तो ये सब भी आप ध्यान रखना आपको, ठीक है। अच्छा, विटामिन के जो है ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक करता है, तो ये सब भी ध्यान रखना आपको। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? पहले फटाफट आप लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का किसने खोज किया था, पहले आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ, जेम्स चैडविक ने 1931 में किया था न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को जो है किस में परिवर्तित करता है? वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को। तो देखिए, वाष्प इंजन जो है ना ये उष्मीय ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में, तो देखिए गुब्बारे में जो है ना हीलियम गैस भरा जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, व्याकुल का संधि विच्छेद पूछा गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं ना ये बिहार पुलिस ड्राइवर में रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वी जोड़ आकुल, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु बिहार पुलिस चालक सिपाही। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि देखिए आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 60% प्रश्नों का वेटेज जो होगा, 60% प्रश्न जो होंगे वो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित होंगे, और बाकी 40% जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपकी ट्रेड थ्योरी से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मोटर अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम का जो बुक है ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का आप देख सकते हैं कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल का परिचय एवं इतिहास, दूसरा चैप्टर देखिए सुरक्षा एवं सावधानियाँ, तीसरा चैप्टर देखिए चलते वाहन की खराबियां एवं आकस्मिक मरम्मत, उसके बाद देखिए मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात संकेत, और पांचवा चैप्टर देखिए सड़क के नियम। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल जो है 25 आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। यहाँ पर सारा चैप्टर दिया गया है, पूरा विस्तृत रूप से दिया गया है। अगर आप इस बुक को फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बार आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2025 में हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर सिलेबस कवर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो सड़क का चिन्ह होता है यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। देखिए इन चिन्हों से संबंधित प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं, पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इस बुक को परचेज कर लीजिए, और फ्रेंड्स अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है? यहाँ पर देखिए ग्लोबल वार्मिंग पूछा गया है। तो देखिए अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से अगर जिम्मेदार गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये पूछा गया है कि रूट 5 क्या है? रूट 5, तो देखिए रूट 5 जो है ना ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत धारा मापने के लिए, यहाँ मापने बना लीजिएगा, ठीक है ना, विद्युत धारा मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है, आप लोग घबराइएगा मत। तो देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए जो है ना एममीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, एममीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है।
उसके बाद देख लीजिएगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। WHO का तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए जो है 7 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो आपको भी पता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होगी ये वृत्त की व्यास होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। भारत में वित्तीय वर्ष जो है ये कब शुरू होता है, तो फ्रेंड्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रिजर्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर आरबीआई का। तो देखिए, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, यहाँ पर पूछा गया है कि 7, 8, 9, 12 एक्स का माध्य दिया गया है। तो एक्स का मान निकालना है, तो माध्य क्या होगा, सबको जोड़ देना है और जितना नंबर है उससे भाग कर देना है। तो देखिएगा 7 + 8 + 9 + 12 + एक्स बटा 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, इक्वल टू यहाँ पर माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, ये साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि COOH में जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कि कार्यात्मक ग्रुप है वो कौन सा है। तो आपको पता है कि COOH जो है इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है ना, तो ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि नाखून वगैरह पर स्याही लगाया जाता है, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का पावर का वाट होता है। ठीक है ना, पावर का वाट होता है। फोर्स का न्यूटन होता है। ठीक है ना, बल का, और कार्य का जो है ये जूल होता है। या फिर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का भी जूल होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर फिर से पूछा गया है ये दे करके कि 10 माध्य है तो एक्स निकालना है। तो मैंने अभी बताया हुआ आपको, तो यहाँ पर भी राइट आंसर आपका 14 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए इनमें से तरल तत्व कौन सा है। अच्छा देखिए, तरल तत्व पूछा है तो इसमें से तरल तत्व पारा हो जाएगा। देखिए 2 तरल तत्व हैं, एक पारा है और एक ब्रोमीन है, ये दोनों तत्व तरल होते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या पूछेगा कि तरल धातु, अगर धातु पूछ देगा तो पारा होगा, अगर अधातु पूछ देगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए, यहाँ पर मैथ का प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति 1000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर कितनी जो है किसी व्यक्ति को देता है, तो उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, P/R/T, ठीक है ना, बटा 100, ये ब्याज आपका निकल जाएगा कौन सा, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 10,000, ठीक है, 10,000 गुना 5% की दर से 3 साल के लिए बटा 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 3 1500 रुपया हो गया। इसमें 1500 जो है 10,000 में ऐड कर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 11,500 रुपया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, मानव के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं, यानी कि कितने कक्ष पाए जाते हैं, कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, ये आपको भी पता है 4 चैम्बर होते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है। सलीवा जो होता है ये किसके पाचन में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सलीवा जो होता है ना, ये मीठा, ग्लूकोज या शर्करा के पाचक में सहायक होता है। अच्छा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आप फंस जाइएगा। तो ये सब प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा गया है उसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति जो है ये लिखा गया है मीराबाई के द्वारा। ठीक है ना, मीराबाई, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद पूछा गया कि घनानंद जो है ये किस काव्य धारा के कवि हैं। तो देखिए, ये घनानंद जो है ना, ये आपके ध्यान रखना है कि ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, मैथ का प्रश्न है कि कोई कार जो है 80 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी दिया गया है और बटा चाल 80 किलोमीटर। 0 से 0 काट दीजिए, 8 छक्के 48, यानी कि आपका 6 घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया है, ग्लूकोज का सूत्र, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 याद रखना है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और ये आपका ग्लूकोज जो होता है आपको पता है कि सजीवों में कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है, काल तुझसे होड़ है मेरी, इस कविता को लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद देखिए बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बच्चा को जन्म लेने के तुरंत बाद जो है आपको पता है 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना अनिवार्य होता है। हेपेटाइटिस बी जो कि वायरस से होने वाला रोग है, आपको पता है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, तो सिंपल सा बात है, डेयरी फार्म में दूध का उत्पादन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा बात दूध की आई है तो ऑपरेशन फ्लड आपको याद होगा, श्वेत क्रांति याद होगा, इसका जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। प्रथम 8 यानी कि आपको जो है 8 25 40 होता है ना, तो 5 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, इनका आपसे योगफल पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर राइट आंसर 180 हो जाएगा। देखिए जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति क्या कहलाती है, तो देखिए जहाँ पर केवल एक विक्रेता होगा वैसी बाजार की स्थिति को कहा जाता है एकाधिकार, एकाधिकार बोला जाता है, यानी कि इसको मोनोपोली बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, मोनोपोली, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो देखिए विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है ना, ये किससे बनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबक जो होता है ना, ये आपके किससे बनाया जाता है, नरम लोहे से, ठीक है ना, नरम लोहे से, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत मोटर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, जितने भी आपके यंत्र हैं ये इसमें किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है, औषधि पादप ध्यान रखना है। तो इसमें से औषधि पादप जो है ना लुप्त प्राय पूछा गया है, तो इसबगोल होगा, यह एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, ठीक है, इसबगोल, और यह एक आयुर्वेदिक औषधि भी है इसबगोल। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम पर आधारित होता है वह कौन सा है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऊर्जा संरक्षण का नियम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा का नियम, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये मैथ का यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, और इसमें से आपको मैं राइट आंसर बता देता हूँ पहले। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी देखिए मैथ का प्रश्न है, और पूछा गया है कि यदि p और q विषम संख्या है तो विषम संख्या में कौन सी संख्या इसमें से आपका सम है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, p प्लस क्यू, ठीक है। चलिए देखिए p प्लस क्यू, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। आप जोड़ करके देख लीजिए, कोई भी दो विषम संख्या, जैसे हम 3 ही लेते हैं और 5 ले लेते हैं तो देखिए 8 हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं सम हो जाएगा p प्लस क्यू, यानी कि p प्लस क्यू दो विषम संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इनका योग हमेशा सम संख्या होगा। देखिए पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है। अब देखिए पेन और स्याही, पेन के बिना जो है स्याही अधूरा है, और स्याही के बिना पेन अधूरा है, कहने का मतलब यही है ना। तो देखिए इस तरह का जो उदाहरण होता है ये संयुक्त मांग है, केवल आप पेन ले लीजिए उसमें स्याही रहेगा ही नहीं, तो ये पेन किस काम का, तो ये संयुक्त मांग में आएगा। उसके बाद देखिए शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म, ठीक है ना, मतलब सनातन धर्म। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सनातन धर्म। शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत वेदांत का जो है ठोस आधार पर इसको प्रदान किया था, और ये सनातन धर्म के विविध विचारधाराओं का एकीकरण इन्होंने किया था, ठीक है। तो और इन्होंने 4 मठों का निर्माण भी करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए वर्षा की बूंदें जो हैं गोलाकार जो होती हैं ये किस कारण से होती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, सरफेस टेंशन के कारण होती हैं।
देखिएगा सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी के युद्ध कब हुआ था, डेट सहित याद रखना है। प्लासी का युद्ध 30 जून 1757 को हुआ था। इसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी, अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का क्या अर्थ होता है। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का, तो देखिए आंतरिक मूल्य का अर्थ मुद्रा की क्रय शक्ति होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा तत्व है, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तत्व हीरा हो जाएगा। हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है। चलिए उसके बाद देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ये आपका विद्युत सेल हो जाएगा, विद्युत कोष, जिसको कि विद्युत सेल बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो होगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बढ़ेगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश है, सार्क का। अब देखिए सार्क का फुल फॉर्म होता है, इस तरह से सार्क लिखा जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट में, और इसका फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर, ठीक है ना। और इसमें 8 देश भी सदस्य हैं इसके, कौन कौन से, उंगली पर काउंट करिएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी ढाका, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, और ढाका में इसका स्थापना हुआ था। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा चाइना इसका कौन सा सदस्य है, तो चाइना नहीं है, जापान नहीं है, मॉरिशस नहीं है, मालदीव है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है ना। चलिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, यह आपसे पूछा गया है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत होती है, और इसी में जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं सारी घटना होती है, ठीक है। जैसे कि मेघ, बिजली गर्जन, बारिश, आंधी, तूफान, सब इसी जो है मंडल में होती है। तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो होगा आपका कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे पर जंग लगना जो होता है ये रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए लोहे पर जंग लगने से पहले लोहा का भार बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है। देखिए गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक ब्राज़ील करता है इसका, ठीक है ना। बिहार में अगर जिला पूछेगा तो बिहार में पश्चिम चंपारण जिला होगा, क्लियर। राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये घेंगा नामक रोग होता है, ठीक है ना, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो मांग के लिए आवश्यक तत्व वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो उत्पादन का मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा आपका करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा विनिर्माण, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन यहाँ पर देखिए श्रम हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है। सूचकांक के निर्माण में तो ये आपका समानांतर माध्य होता है। पेट्रोल जो है ये किससे मापा जाता है, पेट्रोल, तो पेट्रोल जो है ना ये मापा जाता है आपको लीटर में, ठीक है ना, लीटर में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा एल्केन का रासायनिक सूत्र। अब देखिए एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, ठीक है ना, और एक होता है एल्काइन, एक एल्काइन होता है, ठीक है। अब देखिए एल्केन का सूत्र होगा आपका CnH2n+2, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन का होता है CnH2n, यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर अगर माइनस लगा दें, यहाँ पर एरर हुआ है, यहाँ माइनस लगा लीजिए, तो ये एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। चलिए चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। देखिए इनका जन्म जो है ये आपका लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु में, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। पहला इन्होंने उपदेश सारनाथ में दिया था, ये सब ध्यान रखिएगा। पोखरण क्या है,
तो पोखरण जो है राजस्थान का एक नगर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में पहला शासक किसका था। तो गोवा में देखिए पहला शासन जो था ना, ये किसका था। तो फ्रेंड्स ये पुर्तगालियों का था, ठीक है ना, पुर्तगालियों का था। चलिए उसके बाद देखिए मंत्रि परिषद की नियुक्ति कौन करता है। मंत्रि परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं ना। चलिए उसके बाद देखिए ही इज़ गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम, इसका जो है आपका हिंदी रूपांतरण क्या है, मतलब हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिएगा, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है, ऑप्शन डी। इस तरह के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, किसी कार्य को करने का संकल्प करना, तो इसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना। अगर इस तरह से दे देगा दृढ़ निश्चय करना, इसका अर्थ क्या होगा, किसी कार्य को करने का संकल्प करना। देखिए जो बहुत कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द सही शब्द बताना है, जो बहुत कुछ जानता हो। जो बहुत कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे, बताइए। जो बहुत कुछ जानता हो उसको बोलेंगे बहुश्रुत, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसके लिए, तो जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसको दुर्लभ बोला जाता है। चलिए देखिएगा किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए मुद्रास्फीति की स्थिति वह अवस्था होता है जब वस्तुओं का उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, ठीक है ना। इसके नतीजा क्या होता है, जीवन निर्वाह की लागत बढ़ जाती है और उत्पादक वर्ग को अधिक लाभ होता है। देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं लेकिन पूंजी की अवमूल्य नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजी का अवमूल्यन होता है जबकि नहीं होता है, होगा, अभी मैंने बताया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, आप सभी ऑप्शन को एक बार देखिए, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय जो होता है ये एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य है, जिसको कि हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन बताइए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हम लोग हिंदी में हिंदी में तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दिया गया है, अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और NNP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए NNP का फुल फॉर्म होता है आपका GNP माइनस मूल्यह्रास। GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। देखिए यहाँ पर पूर्णतः शब्द लगा हुआ है, पूर्णतः ये कब से लागू हुआ था, तो आपको भी पता है कि पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। और देखिए इसको अंगीकार किया गया था और कुछ अनुच्छेद को उसी समय से लागू कर दिया गया था, कब बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसको लागू किया गया था कुछ अनुच्छेदों के साथ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में कितने सदन हैं, 2 सदन है, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है, ठीक है। उच्च सदन जो है ये राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है, ठीक है। चलिए तो 2 हो जाएगा और संसद बना हुआ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के। देखिए अगला प्रश्न है कि किस युग में पत्थर का औजार सबसे पहले पाए गए थे। पत्थर का औजार पाए गए थे आपके पैलियोलिथिक एज में, यानी कि पूरा पाषाण काल में। तो यहाँ पर देखिए पूरा पाषाण काल राइट आंसर हो जाएगा। और आग का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैलिको कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, इसको कैलिको कहा जाता था, ध्यान रखिए, इस तरह से कैलिको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि 8 ग्रहों में बुध जो है सूर्य से कौन से स्थान पर है। तो देखिए ये सूर्य है, सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह ही बुध होता है, ठीक है ना। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध होगा, बुध के बाद शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी होगा, पृथ्वी के बाद मंगल होगा, मंगल के बाद आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये होते हैं। तो देखिए पहला ही ग्रह है ये। अगर पृथ्वी पूछेगा तो पृथ्वी देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी तीसरा नंबर पर आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके सबसे निकट है ये सूर्य का, ये भी ध्यान रखिएगा, बुध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहा जाता है इसको, तो इसको टॉरिड जोन कहा जाता है, इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उष्ण कटिबंध हो जाएगा, टॉरिड जोन इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, टॉरिड जोन, TORRID, टॉरिड जोन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं, जड़ जो नहीं खाई जाती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूली, गाजर, ठीक है, टेपियोका, गेहूँ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गेहूँ का आपने देखा होगा कि बीज खाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो अभी मैंने बताया है कौन सा विटामिन, विटामिन के जो होता है ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा जनन क्षमता में कमी आती है विटामिन ई की कमी से। मानव की पसली किसके साथ जुड़ी होती हैं, तो देखिए पसली होता है इधर और एक हड्डी होता है बीच में, आपने देखा होगा, इसी को स्टर्नम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टर्नम बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी। अगर व्युत्क्रम है, ठीक है ना, सीधी सी बात कर रहा है, तो इसका ओम इनवर्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओम इनवर्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, बताइए। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, तो जब ऊपर उठाया जाता है तो यहाँ पर कार्य न्यूनतम होगा, ठीक है। जब तक विस्थापन नहीं होगा ना तब तक कार्य नहीं होगा। आपने पढ़ा भी है कि कार्य की माप आरोपित बल तथा बल की दिशा में पिंड के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 89 नंबर है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। तो इसको होम पेज कहा जाता है, ठीक है, होम पेज, अंग्रेजी में इस तरह होम पेज होगा, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो पूरा ऑप्शन देखिए, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर देखिएगा जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है, तो पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक जो होगा ये पारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए हरित गैस, ठीक है ना, हरित गृह गैस जिसको कि ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है। हरित गृह जो आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं ये कौन कौन से, CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, जलवाष्प है और CFC है, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर जो होगा बढ़ता है, तो यहाँ पर बढ़ता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है। तो देखिए यह योजना जो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, ठीक है ना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न कि बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है। तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था E. टोरिसेली ने, ठीक है। अच्छा, कपास के रेशों का उपयोग करके कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका आएगा किस क्षेत्र के अंतर्गत, तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र में तो आपको पता ही है जो है आपका कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सब आता है, ठीक है। चलिए और सेवा क्षेत्र जो आता है उसको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, इसमें बैंकिंग, परिवहन, बीमा, ये सब आता है। चलिए कौन सी कला देखिएगा कि ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, ग्रीको बौद्ध कला के नाम से, तो फ्रेंड्स ये गांधार कला है। गांधार कला का सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुआ था। उसके बाद देखिए किस अधिनियम में नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो है भेदभाव को निषेध कर दिया गया, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया गया नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 के द्वारा, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में ऐसी ही प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया, आपने पढ़ा भी है, जो इसमें आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम 1964, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक को लिखा है VS न्यायपाल ने, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि किस नाम से जानी जाती है, उसको और अन्य किस नाम से बोला जाता है, तो इसको पेलिंडाबा संधि बोला जाता है, ठीक है ना, पेलिंडाबा संधि बोला जाता है। और इस संधि पर 1996 में हस्ताक्षर हुए थे
और यह संधि जो है 15 जुलाई 2009 तक जो है प्रभाव में आई थी। ठीक है, तो इसको पेलिंडाबा संधि बोला जाता है। आखिरी प्रश्न है, अपने स्कोर बताइएगा कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो ये म्यांमार को जाना जाता है। अपना स्कोर